हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो आप सभी को दोस्तों ईद की बहुत मुबारकबाद। रमज़ान की ईद है आज, ठीक है। तो सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे 13 मई का, ठीक है। तो 13 मई का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले देखो, जिन्होंने डीकेएस अकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डीकेएस अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। जैसे आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो ना, जस्ट सर्च करिए डीकेएस आईएएस अकेडमी। आपको ये वाला लोगो आ जाएगा, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करिए। जहाँ ओपन लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन लिखा हुआ आएगा। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आपको करंट अफेयर, विजन आईएएस की जो करंट अफेयर की क्लासेस चली है, सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो और उसमें ये भी बताया जाएगा कि आपको कि कैसे इसको यूज़ करना होता है। तो आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें आप डीकेएस अकेडमी का ऐप कैसे यूज़ करेंगे, कोई भी पेड कोर्सेज अगर परचेज करना चाहते हैं तो कैसे परचेज करेंगे, यहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ दोस्तों कि आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेसिक क्लियर होता है, और एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आपके बेसिक फाउंडेशन क्लियर रहेंगे। तब आप कोई कोर्सेज लेते हैं या कोई भी वीडियो कोर्सेज लेते हैं तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको इसमें कवर होंगे: इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र, पर्यावरण और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा कि टेक्नोलॉजी आपके एनसीईआरटी के पार्ट में नहीं है, फिर भी इसमें टेक्नोलॉजी कवर है। इसके साथ साथ आपकी मैपिंग, क्योंकि मैपिंग से हर साल यूपीएससी में 2 क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये है कि आपके 4 नंबर आते हैं, ठीक है। तो आज 4 नंबर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत बड़ा एक मार्क्स हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इसमें 2 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, एक तो मैपिंग मिलेगा और प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ वीडियो को देखो, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी, 2000 का पैक है, 1999, ठीक है। तो आप जब तक चाहे देख सकते हैं। इसको आपको 2 जगह देखने को मिल जाएगा, एक तो यूट्यूब के थ्रू भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसके साथ साथ आपको ऐप के थ्रू भी आप इसको देख सकते हो। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में देख सकते हैं। आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा तो उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करिए, जिसमें आपको फाउंडेशन कोर्स में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, उसके साथ साथ आपकी एसी क्लासेस होंगी, ठीक है। तो कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हो जाएगा। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज ज्वाइन करना है तो ये आप हमारे सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी, हिस्ट्री, एसे के इंटरनेशनल रिलेशन क्लासेस हैं। इसके हमारे वेरियस कोर्सेज आने वाले हैं, जैसे इथिक्स क्लासेस अभी आने वाली है, ठीक है। हिस्ट्री क्लासेस आने वाली है, तो आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स चाहे तो आप ज्वाइन कर लेंगे, उसमें भी आपको अनलिमिटेड टाइप वीडियोस देखने को मिलेगा। वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में भी देखने का सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, ठीक है। अधिक जानकारी चाहिए तो हमें इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, 8840385335 पे। पेमेंट मेथड में बता रखा है पहले भी, आपको 3 जगह से पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। या तो आप डायरेक्टली अकाउंट में पे कर सकते हो, या तो आप हमें पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई कर सकते हो। अदरवाइज चाहे तो आप डायरेक्टली हमारे ऐप से जाके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली पेमेंट करते हो तो आपको क्या करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना नाम और मोबाइल नंबर हमें इसी नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। चलिए करंट अफेयर की बात करते हैं। तो द रोल ऑफ डिटर कमिटीज फॉर्म इन बेंगलुरु। ये डिटर कमेटी है क्या बेसिकली, ठीक है। तो इनका बेसिकली डिटर कमेटी जो बनाएगी दोस्तों, कोरोना से बेसिकली हम कैसे इस पैंडेमिक में कैसे लोकल लेवल पे लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे और कैसे हम चीज़ों को मैनेज करेंगे, बेसिकली ये प्रोग्राम है। तो आपसे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, देखो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि डिटर कमेटी किससे रिलेटेड है। तो ये आपसे ऑप्शन में क्या देगा कि कोरोना से रिलेटेड है, या कोविड-19 से रिलेटेड है, ठीक है, या पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है, ठीक है, या तो दे देगा इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो ऐसे 4 ऑप्शन देख के यूपीएससी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज्ड ट्राइएज ऑफ इमरजेंसीज रिस्पांस कमिटीज, बेसिकली इस कमिटी का फुल फॉर्म है। तो याद रखिए कहाँ पे, बेंगलुरु, मतलब कर्नाटक में फॉर्म हुआ था। तो आपको ये याद रखना है, ये आपके एग्जाम पॉइंट से ये रिलेवेंट हो जाता है और आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना। ये चीजें आप याद रखेंगे। उसके बाद जेरूसलम चर्चा में, जेरूसलम की अगर बात करें तो दोस्तों, जेरूसलम इनडायरेक्ट वे में बोले तो इजराइल की भी राजधानी है, और फिलिस्तीन अपनी राजधानी कहता है कि हमारी यही राजधानी है, ठीक है। दोनों लोग इसमें लड़ते रहते हैं। इवन एक मैप देखेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैप में समझ आते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है कि 1967 में 6 डे वॉर हुआ था, जिसमें कि इजराइल ने जो ईस्ट कैपिटल जेरूसलम का है, ठीक है, ईस्ट ईस्ट जेरूसलम है, ठीक है, इनकी जो ईस्ट जेरूसलम को कैप्चर कर लिया था। तो उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैप देखते हैं, उसके बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो 1947 में प्लेस्टाइन का जो एरिया था ना, ये था, अब ये ग्रीन वाला जो देख रहे होंगे ना, ये वाला पूरा एरिया जो था ये प्लेस्टाइन का था। अब हुआ क्या कि 1900 जब यूएन प्लान आया, तो यूएन प्लान में क्या हुआ, 1947 में इजराइल और प्लेस्टाइन का एरिया डिफाइन किया गया। क्यों? क्योंकि देखो इजराइल यहूदियों का देश था और पूरे वर्ल्ड में यहूदियों के लिए कोई देश नहीं था। तो यहाँ पे बेसिकली इनके रीजनल्स जो चीजें होती है ना, रीजनल्स जो बड़ी बड़ी चीजें होती है, ये सारे यहीं पे थे। जैसे मस्जिद मंदिर हम कहते हैं ना, तो बड़ी बड़ी चीजें आपकी यहीं पे थी। तो हुआ क्या, यूएन प्लान जब आया तो इनका पार्टीशन किया गया। जैसे 1947 में भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन किया गया, ऐसे ही इजराइल और पैलेस्टाइन का पार्टीशन किया गया, ठीक है। तो उस पार्टीशन में क्या हुआ कि ये वाला इलाका जिसको गाजा स्ट्रिप आज के टाइम पे हम जानते हैं, ये और ये पूरा ग्रीन वाला ये कर दिया गया पैलेस्टाइन का, ठीक है। अब हुआ क्या कि
इसके बाद ये अब यहूदियों का दोष था, इधर मुस्लिम इधर मुस्लिम इधर मुस्लिम, पैलेस्टाइन मुस्लिम, सारे मुस्लिम देश। तो इन्होंने उनको लगा कि हम इजराइल को क्या कर सकते हैं, निस्तो नाबूद करके पूरा इसमें मुस्लिम राज का ही कब्जा हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया 1967 में दोस्तों, ठीक है, युद्ध हुआ 6 डे वॉर। अब इसमें इजराइल ने बहुत बुरी तरह से हराया दोस्तों, बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रियों को हरा दिया। अब इसमें क्या हुआ कि आज के प्रेजेंट डे में देखोगे तो ये गाजा स्ट्रिप है, ठीक है, जो मेडिटेरियन सी से बॉर्डर लगता है, तो ये बस इतना, और ये छोटे छोटे देखो पार्ट्स में कम होते चले गए हैं फिलिस्तीन आपका। तो इजराइल एक तरह से कह दो कि बहुत तेजी से उभरा, और इतने बड़े दुश्मनों के बीच में रह के भी शक्तिशाली देश के रूप में, आठवां हमारा सबसे एट्थ सबसे शक्तिशाली देश के रूप में इसको माना जाता है डिफेंस के मामले में, ठीक है। एट्थ सबसे सेफ देश भी माना जाता है इसको, इजराइल को, इनका इतना डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है, ठीक है। अच्छा, आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, देखो इजराइल के बारे में चर्चा हो रही है, यूपीएससी इजराइल के बारे में 2-3 बार पूछ चुका है। ये तो टू स्टेट नेशन किसके बारे में चर्चा हम करते हैं, तो ये इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में, तो आपसे याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है और आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम मेडिटेरियन सी की बात करेंगे, तो मेडिटेरियन सी से कौन कौन सी कंट्री लगती है, अफ्रीका से कौन सी कंट्री लगती है, यूरोप से कौन सी कंट्री लगती है, और आपका एशिया से कौन सी कंट्री लगती है, तीनों आपको देखना है, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने बताया था, लिस्ट से बताया था कि आप ये याद रखेंगे, इधर के लिए आपको लिस्ट बताया था, ठीक है, और अफ्रीका कंट्री को मेटल के नाम से मैंने बताया था आपको, ठीक है, LE है, तो इसे इजिप्ट हो जाता है, ये आपको सारे याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने मेटल से बता दिया था, मेटल से आप याद रखिएगा, आपके लिए होमवर्क है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। कल इसको हम डिस्कस करेंगे, पूरी कंट्रियों को, जितनी 17-18 कंट्रियां, सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको सब याद रखिएगा, लिस्ट में बस एशिया की बता देता हूँ, बाकी अफ्रीका और यूरोप का आपको सर्च करना है, ठीक है। तो एल से आपका आ जाता है क्या, लेबनान, ई से इजराइल, ठीक है, एस से आपका कौन सा आता है कंट्री, सीरिया, और टी से तुर्की, ठीक है। तो ये आपको 4 महीने बता दिया। बाकी आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है, ठीक है, सारा का सारा आप देखेंगे कि मेडिटेरियन सी, जिसको भूमध्य सागर बोलते हैं, उससे कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर लगता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है। अब बात करेंगे जल जीवन मिशन की। देखो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है जल जीवन मिशन। बेसिकली क्या है, जल जल जीवन मिशन का जो पर्पज है ना, कि टैप वाटर मतलब जो टोटी होती है, टोटी से पानी हम हर घर घर तक पहुंचाएंगे। मतलब अगर आपका गांव में भी घर है तो टोटी का पानी आपके घर तक पहुंचना चाहिए, बेसिकली इसका ये मिशन है, ठीक है। चर्चा में क्यों है कि जो यूटी है पुद्दुचेरी, जिसको हम पौंडीचेरी पहले करते थे, तो पुद्दुचेरी दोस्तों गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार के बाद, ठीक है, इन्होंने रूरल में, ठीक है, अभी क्या है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्या किया कि ये पानी पहुंचाना चालू कर दिए, इसलिए थोड़ा सा चर्चा में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट भी होता है। और 2024 तक हमारा ये प्लान है कि हर घर को, गांव के हर घर को हम टोटी के थ्रू पानी पहुंचाएंगे। तो आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा ये मिशन कब तक का है, 2024 तक, पहला। दूसरा क्या है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या जल शक्ति मंत्रालय हिंदी में कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपसे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ठीक है। वाइस वर्सा, जो मैंने सेकंड क्वेश्चन किया वो आप उल्टा भी कह सकते हो ऐसे ही, ठीक है। इसके अलावा कुछ और मिशन भी चलते हैं, ठीक है, जैसे संसद आदर्श ग्राम योजना। बेसिकली ये अभी बहुत ठंडे बस्ते में चल रहा है, क्या है थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर ले रहे हैं। संसद आदर्श ग्राम योजना जो था दोस्तों ना, उसमें क्या था कि जो एक सांसद होता है, उसका एक एरिया होता है, उसमें से क्या करेगा, एक गांव को पिक करेगा और उस गांव को पूरा डेवलप करेगा अच्छे से। बेसिकली ये पूरा एक पर्पस था। वहाँ पे स्कूल्स अच्छे से कराएगा, आंगनबाड़ी सेंटर अच्छे से डेवलप कराएगा, ग्राम पंचायतों की बिल्डिंग्स अच्छे से कराएगी, उसमें हेल्थ के जो सेंटर्स रहेंगे उसको आप कराएंगे, वेलनेस सेंटर्स खोलेंगे, कम्युनिटी बिल्डिंग, मतलब एक तरह से समाज को कैसे अच्छे से मैनेज करना, ये सारी चीजें इसमें कही गई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना में कि हम करेंगे। बट बेसिकली हो नहीं पाया वो, ठीक है, मतलब हो नहीं पाया कि बहुत अच्छे से चला नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बट याद रखिएगा बहुत पुरानी स्कीम से, तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, जो जल जीवन मिशन है, अगर इसमें अगर फंडिंग की बात करें, तो अगर आप हिमालय वाले इलाके हैं, मतलब जैसे हिमालय एरिया कौन कौन से 8 स्टेट आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट को लेके, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया आपका यूटीज में, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, बाकी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए। तो इसमें क्या होता है, 90% पैसा ना गवर्नमेंट देती है, 10% पैसा स्टेट को लगाना होता है। लेकिन जो नॉर्मल स्टेट जैसे यूपी, बिहार, अगर इनकी हम बात करें, तो इसमें 50-50 पैसा लगता है, ठीक है। और जो वाली यूटीज हैं, जो बस यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज जो हमारे हैं ना, उसमें 100% पैसा कौन शेयर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कैसे, क्योंकि जो यूटीज होते हैं दोस्तों, इसमें डायरेक्ट शासन किसका होता है। अगर आप यूटीज दिल्ली, आप दिल्ली को छोड़ दीजिए, उसके बाद पुदुचेरी को छोड़ दीजिए, थोड़ा जम्मू कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव असेंबली चलेगी भी, ठीक है। तो अगर इसमें छोड़ दीजिए, तो बाकी जगह डायरेक्टली अगर देखो तो किसका, राष्ट्रपति का शासन होता है। जब राष्ट्रपति का ही शासन है तो राष्ट्रपति किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्सन होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में कहेंगे तो क्या होता है, यूटीज में 100% शेयर किसका होता है, 100% शेयर दोस्तों
आपका जो होता है शेयर इन द सेंस कि 100% पैसा जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। 3 स्टेट्स को छोड़ के, तीनों स्टेट्स मैंने नाम बता दिया, याद रखिएगा, पुदुचेरी, दिल्ली और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे 90-10 का रेशियो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली पहले से एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब डिजिटल रूप से समावेशी भारत के लिए नीति आयोग की रिपोर्ट बेसिकली है क्या, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, 2016 में नोटबंदी हुआ, फिर 2020 में कोरोना आया, फिर 2021 में दोबारा कोरोना आया, ठीक है, जब सेकेंड वेव आई। अब इन 3 चीजों ने क्या किया कि जो डिजिटल पेमेंट होता है ना उसको बढ़ावा बहुत तेजी से दिया। जैसे 2016 में जब नोटबंदी हुई तो हम फोन पे, पेटीएम यूज करना बहुत तेजी से चालू किए, फिर धीरे धीरे बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ। लेकिन जैसे पेंडेमिक आया ना, ये कोविड-19 आया, तो उसमें क्या हुआ कि हम पैसे लेने देने से अच्छा क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर करने में बिलीव करते हैं। तो हमने क्या किया, ऑनलाइन पेमेंट स्टार्ट किया। अब सेकेंड वेव आई तो इसमें और तेजी से हम लोग ऑनलाइन पेमेंट पे ही ज़्यादा फोकस करें, ना कि पैसे का लेन देन करें। तो इससे क्या हो, एक डिजिटल क्रांति के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये कहा जाता है कि आने वाले टाइम में हम वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी मतलब इकोनॉमी के पार्ट होंगे, जिसमें कि हमारा डिजिटल पेमेंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो याद रखिए, इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किसका है, एनपीसीआई और यूपीआई। जो यूपीआई तो बेसिकली एनपीसीआई ने ही बनाया है। तो आपके लिए आज होमवर्क में एक दे रहा हूँ। पहला होमवर्क क्या है, आप मेडिटेशन सी को देखेंगे, मेडिटेशन सी क्या है। दूसरा आपको काम क्या है, एनपीसीआई। आप कुछ मत करिए, एनपीसीआई विकिपीडिया ही कर लीजिए। एनपीसीआई के बारे में विकिपीडिया में सर्च करिए, देखिए आपको क्या क्या मिलता है, ठीक है। इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, ये तो मेडिटेशन सी के बारे में कल डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एनपीसीआई के बारे में कल डिटेल से बहुत डिस्कस करूंगा कि आईएमपीएस किसने बनाया, यूपीआई किसने बनाई, भीम ऐप किसने बनाया, ठीक है। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज क्या है, एईपीएस। एईपीएस सबने सुना होगा, ठीक है। जो जन सेवा केंद्र होते हैं दोस्तों, वहाँ पे एईपीएस स्कीम सिस्टम चलता है। क्या करते हैं, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। जाइए, आधार नंबर दीजिए, अंगूठा लगाइए, पैसे निकल जाएगा। जाइए, अंगूठा लगाइए, पैसे जमा हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं एईपीएस, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिए, जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है। अच्छा, जल जीवन मिशन से हम इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कर सकते हैं क्या। तो देखो, जब भी आप ना पढ़ा करो करंट अफेयर, एक चीज को याद रखा करो, किसका, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। क्यों इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, आपको बाई हार्ट याद होना चाहिए दोस्तों ये, ठीक है। कोई भी पूछ दे, आप याद रखिएगा, स्टेट पीएससी के एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 क्या है, या हेल्थ के बारे में किससे चर्चा की गई है, या वाटर के बारे में कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर में पूछा गया है या बताया गया है, राइट। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अगर बात करेंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल नंबर 6 है, क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। जल जीवन मिशन का पर्पज क्या है, जल जीवन मिशन का मतलब है कि टोटी से हम आपके घर तक पानी पहुंचाएं। क्यों, क्योंकि टोटी से पानी आएगा तो हम साफ सुथरा आपको तक पानी पहुंचाएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, तालाब के किनारे घर है, ठीक है, वही से हम पानी ले लेते हैं, वही पानी पीने में भी बहुत लोग यूज करते हैं। आपको सुन के थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट रियलिटी में होता है ऐसा, ठीक है। लोग नहाने के लिए भी पानी यूज कर लेते हैं, वही पीने के लिए भी पानी यूज करते, तो खतरनाक है वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम जल जीवन मिशन के तहत आपको टोटी का पानी घर तक पहुंचा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, आपको क्लीन वाटर दे रहे हैं और सैनिटेशन दे रहे हैं। सैनिटेशन मतलब साफ सुथरी चीजें दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम एसडीजी गोल नंबर 6 को भी क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप देखो, इससे कोरिलेट करना सीख जाओगे, आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको जस्ट याद रखनी है। तो आज के करंट अफेयर में बस इतना ही था दोस्तों। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है, ऐप जाके डाउनलोड करिए, और फीचर्स मिल जाएंगे आपको, कैसे कैसे वीडियोस देखना होता है, क्या करना होता है, सब कुछ मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। और जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं स्टार्ट की, आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, ठीक है। हमारे वेरियस कोर्सेज है वो ज्वाइन करिए। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो आपको फाउंडेशन कोर्स 2 ज्वाइन करना है। पेमेंट मेथड मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। डायरेक्ट कर सकते हैं, अकाउंट में कर सकते हैं, ऐप के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतने रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।